हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो जो ईसीजी की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फोर्थ लेक्चर में कि जो ईसीजी के जो पेपर होता है उसमें जो बॉक्स होते हैं उसमें क्या क्या उनका मीनिंग है, क्या ड्यूरेशन होती है, क्या टाइमिंग होती है, ठीक है। और जो हमारा ईसीजी की जो वेव्स होती हैं PQRST, ये सब जो वेव हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है और जो हमने पढ़ा था सेगमेंट्स और वेव के बारे में, ठीक है। और जो भी उसका सेगमेंट था और इंटरवल था वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, उसमें थोड़ा सा एक पार्ट रह गया था, वो था उसमें एम्पलीट्यूड के बारे में। मतलब हमने वेव के बारे में ये तो पढ़ लिया कि ये वेव इतना, इसका ड्यूरेशन इतना है, टाइमिंग इतनी है, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना है इसका, मतलब कितना ऊपर जाएगी वो, वोल्टेज कितना है उसका, उस बारे में बात नहीं हुई थी। तो आज जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो मैं इसको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ईसीजी का जो पेपर होता है उसमें एक बड़ा स्क्वायर होता है, ठीक है। बड़े स्क्वायर की टाइमिंग मैंने बताई थी, जो उसकी टाइमिंग होती है वो होती है 0.2 सेकेंड, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं 5 वर्टिकल स्क्वायर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 5 वैसे हॉरिजॉन्टली होते हैं, 1 2 3 और 5। और ईच जो एक हमारा स्क्वायर है इसकी टाइमिंग होती है यहाँ पे 0.04 सेकेंड, ठीक है। तो हम देखते हैं ना कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं जो कि ऐसा चल रहा है टाइमिंग के लिए, ठीक है। ये जो टाइमिंग होगी ये 0.04 सेकेंड है, और ये पूरे स्क्वायर की कितने हो गए, मल्टीप्लाई करोगे तो 0.2 सेकेंड हो गई। वाई एक्सिस पे हम लेंगे यहाँ पे वोल्टेज को, किसको लेंगे, वोल्टेज को। जितना भी ऊपर जाएगा ये ऊपर की साइड में जो वाई एक्सिस होगा हमारा, उस पर हम वोल्टेज लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए तो वोल्टेज कितनी होगी, टाइमिंग का तो ये हो गया कि सेकंड में ये 0.04 सेकंड है और ये 0.2 सेकंड है। यहाँ पे जो एक स्क्वायर होता है उसको हम लेते हैं किसमें, उसको हम बोलते हैं कि ये है हमारा, ये होता है एक स्क्वायर 0.1 मिली वोल्ट का। कितने का, 0.1 मिली वोल्ट का होता है। और अगर पूरे बड़े स्क्वायर की बात करेंगे तो कितने का हो जाएगा, 0.5 मिली वोल्ट का। समझ गए आप। एक्स एक्सिस पे हम टाइमिंग ले रहे हैं और एक स्क्वायर की टाइमिंग होती है 0.04 सेकेंड, 5, और पूरे बड़े स्क्वायर की होगी 0.5। और वोल्टेज की बात करेंगे तो एक स्क्वायर 0.5 मिली वोल्ट का है यहाँ पे, ठीक है। और पूरा हो गया 0.5 का, ठीक है, 0.1, और ये हो गया पूरा 0.5 का, ठीक है। तो ये इसकी टाइमिंग होती है नॉर्मली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो पी वेव होती है, जैसे कि हम ईसीजी बनाते हैं तो इस तरीके से पी वेव बनती है, फिर इस तरीके से ड्यूरेशन आता है, फिर क्यू आर, फिर एस, फिर टी वेव बनती है, फिनिश होता है, ठीक है। तो जो पी वेव है उसका ड्यूरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था, 0.1 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है ये, ठीक है। ड्यूरेशन ये होगा 0.1 सेकेंड का, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 0.1 से लेके, ठीक है। ये 0.1 से लेके होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है 0.1 से लेके, हो सकता है ये इक्वल और लोअर देन हो सकता है 0.25 तक। कितना, 0.25 तक ये हो सकता है, ठीक है। यानी कि एक स्क्वायर से लेके अगर हम बात करें, एक बॉक्स से लेके, स्मॉल बॉक्स से लेके 2.5 स्मॉल बॉक्स तक इसकी क्या हो सकती है, एम्पलीट्यूड उसका ऊपर की ओर हो सकता है इस तरीके से। ये कितने से कितने तक होता है, 1 से लेके 2.5 तक ये हो सकता है। उससे अगर ज़्यादा जा रहा है तो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, हार्ट में कोई दिक्कत है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये बना रखा है, ये हमारी लाइन चल रही है, बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। अब जो पी वेव है, देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पी वेव हमारी कितने तक जा सकती है, 1 2 2.5 तक ये जा सकती है, ठीक है। इस तरीके से ये कितने स्क्वायर हो रहे हैं हमारे, 2.5 स्क्वायर हो गया, 2.5 स्क्वायर हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। कितना, 2.5 तक ये जा सकता है, और 1 से लेके 2.5 तक।
यानी कि 2.5 मिली वोल्ट तक क्या है इसका मैक्सिमम जो है विड्थ है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पी वेव का, ये हमारा क्या हो गया एम्पलीट्यूड हो गया। अब बात करेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की। क्यू आर एस में 3 वेव होती हैं क्यू आर एस। ठीक है, तो पहला जो क्यू है, क्यू का हो सकता है जो वो होगी एम्पलीट्यूड होगा वो 0.1 से 0.2 तक है, यानी कि 1 से लेके 2 स्मॉल स्क्वायर, 1 से लेके 2 स्मॉल स्क्वायर तक ये जाएगा। यानी कि मैं अगर दिखाऊं तो ये 1 2 इतना ये जाएगा, ये इसकी टाइमिंग होगी। इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो फिर पैथोलॉजिकल होगा। ठीक है, तो ये क्यू वेव का पोटेंशियल कितना हो गया 0.1 से 0.2 मिली वोल्ट। अब हम आर वेव की बात करेंगे। अब आर वेव जा रही है 1 मिली वोल्ट से लेके 1.6 मिली वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट का मतलब क्या हो गया 10 स्क्वायर। 0.1 का मतलब 1 स्मॉल स्क्वायर हो गया, और 1.0 का मतलब हो गया 10 हमारे स्मॉल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 2 बड़े स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो ये कितना है हमारा 1 से लेके 1.6 तक ये जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली तो मैं गिनता हूँ 10 तक ले जा लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ तक ले जाऊँगा और फिर मैं इसको वापस लेके आऊँगा यहाँ नॉर्मल। इतना इसका हो सकता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एस वेव की। तो एस वेव जा सकती है हमारे 0.4 मिली वोल्ट, यानी कि 4 स्मॉल स्क्वायर तक नीचे जा सकता है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से, और फिर ये वापस आ जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। तो 0.4 किसका हो गया हमारा एस वेव का, आर वेव का ये रहा हमारा, और क्यू वेव का ये रही टाइम। अब बात है टी वेव की। तो टी वेव की जो एम्पलीट्यूड हो सकता है वो हो सकता है 0.1 से 0.5 तक। तो इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, तो 0.1 से 0.5 यानी कि मैं 3 तक ले जा लेता हूँ उसको, इस तरीके से ये जा सकता है। मैंने टाइमिंग शायद ज़्यादा दिखा दी हो, टाइमिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। वैसे 0.2 की टाइमिंग होती है, यानी कि एक स्क्वायर लेता है पूरा। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, बिल्कुल सही बना है। इस तरीके से ये वेव बनेगी। तो ये था इसका एम्पलीट्यूड के बारे में। क्या था ये एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को भी हमें ध्यान रखना है। वैसे मेनली जो है हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो पड़ेगी ड्यूरेशन की। ठीक है, जो उसकी टाइमिंग होती है कि कितना लेंथ, यानी कि कितना समय उसने वेव ने लिया, इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एम्पलीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, कई चीज़ों को डायग्नोस करने में एम्पलीट्यूड जो है हमारा वो काम आएगा। ठीक है, और एक चीज़ रह गई थी हमारी आर आर इंटरवल के। 2 आर आर के बीच के में कितना इंटरवल होता है। तो नॉर्मली जो 2 आर के बीच में इंटरवल होता है वो हमारा होता है 0.8 सेकेंड का। 0.8 सेकेंड का मतलब क्या है, 0.2 सेकेंड का मतलब होता है हमारा एक बड़ा स्क्वायर, यानी 8 का मतलब 4 बड़े स्क्वायर। तो एक बड़ा स्क्वायर, 2 3 और 4, यानी कि इस तरीके से एक बनेगी हमारी पी वेव, और इस तरीके से आर, ये फिर ऐसे ऐसे। तो 1 2 3 4, यानी कि आर और आर के बीच में जो नॉर्मल इंटरवल होता है वो होता है 0.8 सेकेंड का। ये नॉर्मली होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आर आर इंटरवल, 2 आर के बीच में इंटरवल। ठीक है, और अगर आपको हार्ट रेट निकालनी, तो हार्ट रेट निकालने का क्या तरीका होता है। हार्ट रेट निकालने का ये तरीका है कि एक बड़ा स्क्वायर है हमारा, वो होता है 0.2 सेकेंड का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6 सेकंड का देखना है ग्राफ। किसका, 6 सेकंड का। तो 6 सेकंड में कितने स्क्वायर आ जाएंगे, 1 सेकंड में 5 आ जाएंगे, तो 30। तो जो 30 बड़े स्क्वायर हैं, ये बड़े ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 30 जो बड़े स्क्वायर होंगे उसमें आपने देखना है कि कितने हमारे QRS कॉम्प्लेक्स है, उसको गिनना है कि 1 2 3। तो जितने QRS कॉम्प्लेक्स उसके अंदर होंगे, किसके 30 बड़े स्क्वायर में जितने हमारे QRS कॉम्प्लेक्स होंगे उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। अगर जैसे कि 5 आ रहे हैं, 6 QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं 30 के अंदर, तो इंटू 10, यानी कि 5 × 10 50 उसकी क्या होगी, हार्ट रेट होगी पेशेंट की। ठीक है, वैसे 0.8 सेकेंड नॉर्मल ड्यूरेशन है, यानी कि 4 में 1 आ रहा है, तो 4 7 28, मतलब लगभग 30 में पढ़ रहे हैं 7 QRS कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, और 10 × 70 लगभग, जो कि नॉर्मल होती है। 70 बीट
या 72 बीट पर मिनट जो हार्ट रेट आती है वो हमारी ऐसे आती है। तो 30 स्क्वायर देखने हैं आपने, 30 के अंदर कितने हमारे वो हैं, क्या कहते हैं उसको, QRS कॉम्प्लेक्स, उसको 10 से मल्टीप्लाई हमें कर देना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और होता है इसमें, जैसे कि अगर RR के बीच में जो QRS कॉम्प्लेक्स है हमारा, RR इंटरवल है, उसके बीच में अगर 1 स्क्वायर है तो हार्ट रेट होती है लगभग 300। ठीक है, अगर 2 स्क्वायर है बीच में R और R के तो होती है लगभग 150, और अगर 3 है तो होती है लगभग 75। 75 मान के चलिए आप, फिर 4 है तो फिर 60 के आसपास आएगी, और इस तरीके से चलता रहता है, घटती रहती है। ये वैसे नॉर्मल फॉर्मूला हमारा वही है कि हम 30 देखेंगे और उसको फिर हम जितने इसमें QRS कॉम्प्लेक्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हार्ट रेट मिल जाएगी। वैसे ECG में जो भी आपका स्लिप आएगा उसमें हार्ट रेट वैसे भी दी हुई होती है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो आप देख भी सकते हैं। मेन जो चीज़ होती है वो होती है डायग्नोज करने की, तो वो आपको सीखना है मेनली। ठीक है, तो ये मैंने एम्पलीट्यूड बता दिया, ड्यूरेशन में पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद हम जो ECG की लीड्स होती हैं, 12 लीड्स होती हैं, उसमें यूनिपोलर लीड्स हैं, बाईपोलर लिम्ब लीड्स होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इसके अगले लेक्चर में। और उसके तुरंत बाद जैसे ये अगला लेक्चर लीड्स वाला फिनिश होगा, उसके बाद हम फिर केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। एक एक केस लेंगे कि हार्ट ब्लॉक का केस है, या हार्ट फेलियर का है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म का है, ठीक है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का है, ठीक है, एट्रियल हाइपरट्रॉफी का, मतलब जो भी केस होंगे उसको हम देखेंगे, और किस किस तरीके से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम डायग्नोस करेंगे। ठीक है, जो भी हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके बेस पे हम उसका डायग्नोस बनाएंगे। तो ये यहाँ तक वीडियोस हमारी ख़त्म हो गई है, बेसिक्स हैं सारे। तो अगर आपने पीछे की भी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।